हम जैसन के इनर माइंड में देखते हैं डुप्लीकेट कहता है। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जैसन शॉट को उसी के बॉडी के आर पार कर देता है। और डुप्लीकेट कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत है। जैसन कहता सच में मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस हद तक जाऊंगा। जरा सोचो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा नफरत करता हूँ कि मैं इतना आगे आकर आत्महत्या जैसा कदम चुन लिया। चलो हम दोनों इसे यहीं पे खत्म करते हैं। डुप्लीकेट कहता है अगर तुम ऐसे हालात में मरोगे तो मरने के बाद क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या ये अभी भी ठीक है? जैसन कहता अगर मैं तुम्हें अभी रोक सकता हूँ तो कुछ भी चलेगा। इस तरह डुप्लीकेट पहले खामोश होता, फिर कहता तुम्हारे साथ इस व्यर्थ की फाइट में उलझने के बजाय अगली बार तुमसे वादा करना शायद बेहतर रहेगा। फिलहाल इतना मान लो कि तुम्हारी जीत जीत गई, चाहे तुम अकेले मरो या नहीं, जो चाहे वो करो। और वो ब्लड बन के वहीं पे घुल जाता है। जैसन उसे ही देख रहा था, फिर वो भी वहीं पे गिर जाता है। अब प्रजन में सोचन कह रही थी जैसन प्लीज अपना आंखें खोलो प्लीज। वो काफी ज्यादा रो रही होती, गिरे उसे ही देख रहा होता है। उसे अपने बात याद आता है कि मिस्टर क्या तुम्हारे लिए भी कोई कीमती इंसान है? इससे जैसन कहता कौन जानता है, मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ। गिरे कहता तो फिर तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए ताकि वो इंसान बिना डरे जी सके। इससे जैसन उसे देखते हुए कहता हाँ। प्रजन में गिरे कहता तो वो वही लड़की थी जिस शख्स के बारे में जैसन उस समय बात कर रहा था। तो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ, जो किसी इंस्पेक्टर की तरह। जैसन की बॉडी से पूरी जान लगाते हुए शॉट को निकालने लगता और अपने मन में कहता है अगर तुम बेवकूफों की तरह शॉट को अपने अंदर ही नहीं मार लेते, मैं मदद करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। तभी वो शॉट एक्टिवेट हो जाता है जिससे गिरे काफी खुश हो जाता है। फिर चिड़ते अपने मन में कहता है ये अपने आप क्यों हिल रहा है। हम देखते हो शॉट अपने आप ही जैसन की बॉडी से बाहर आने लगता है, जिसे सोचन और गिरे उसे देखने लगते हैं। और शॉट जाके जमीन पे गिरता, गिरे दोबारा जैसन को देखता है। अपने मन में कहता कोई भी जख्म नहीं, लेकिन शॉट तो अभी निकली है। और शॉट को देखते हुए कहता जैसा की उम्मीद था इसमें कुछ तो अजीब है, ये शख्स और ये शॉट। फिर उसे जैसन में सनग्लास याद आने लगता है और वो शॉट को दोबारा पकड़ते हुए कहता शायद ये भी। और ग्रे जैसे शॉट को पकड़ता उसे थंडर शॉक लगता है। इससे ग्रे और भी भड़कते हुए कहता क्या तुम अब भी मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें छू ना सकूं? ठीक है तुम बदमाश, खैर तुम मुझसे यही कह रहे हो कि तुम्हारा अपने मालिक को चोट पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है ना? और वो इस हालात में इसलिए क्योंकि वो अपने मालिक की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और वो काफी सारे तलिस्मान को निकाले थे जिसे सोचन हैरान कहते ये क्या हुआ अभी अभी वो शॉट। ग्रे कहता मुझे भी पक्का नहीं पता है, क्या ये इसी तरह लिखा गया है? और वो जैसन के ऊपर भी काफी सारे तलिस्मान को लगा देता और कहता है शायद वो अभी मरा नहीं है। सोचन करिए तो क्या वो जाग जाएगा? गिरे कहता मुझे नहीं पता, इस तरह का कोई भी बात की गारंटी देना मुश्किल है। बॉडी में एनर्जी नहीं फैल रही है, मेरी भूमिका यही तक है। डेमिट मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मैंने जो अभी किया वो किसी और की नकल है। उसके हिसाब से मरती हुई एनर्जी को दोबारा जिंदा करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर तुम 10 एक्सोसर की एनर्जी भी इकट्ठा कर लो तब भी इसका नतीजा पक्का नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम जल्दीबाजी में उस एनर्जी को वापस लाने की कोशिश करोगे तो उसे करने वाला भी सेफ नहीं रहेगा। बिल्कुल उस शख्स ने ये काम अकेले ही किया था, लेकिन वो एक स्पेशल केस था। तभी सोचन कहती तुम ये कैसे करते हो? इससे गिरे हैरानी से उसे देखते और सोचन कहती है तुम एनर्जी को कैसे रिस्टोर करते हो? गिरे कहता है मिस इंस्पेक्टर मुझे पता है कि तुम्हें जल्दी है, लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए जो अपने एनर्जी सेंटर को संभाल सकता है। आमतौर पर ध्यान लगाने पे एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ती है, लेकिन इसमें बहुत ही समय लगता है। सोचन बड़ी उम्मीद से उसे देख रही होती है, जिसे गिरे कहता खैर एक तरीका है, तुम उसे तुरंत खिला सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारी जान जा सकती है। अच्छा मेरा मतलब है डेविड में इसे याद नहीं करना चाहता तो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी सोचन आगे बढ़ती उसे CPR देने लगती है। इससे गिरे और भी ज्यादा शर्माने लगता है। कहता ओ माय बात ऐसा नहीं है, क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन बेशक मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इंस्पेक्टर मरे या नहीं, ये सब गोमक भी देख रहा होता है। तभी सोचन अपनी एनर्जी को खटक करके उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर लाने लगती है। फिर अपने एनर्जी को गले और मुंह के रास्ते लाते हुए उसे जैसन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करने लगती है। ग्रे सब देखते हुए कहता है तुम सच में अगर तुम मर जाओ तो इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो अभी भी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रही होती है। तभी सोचन के बॉडी से आकर रूठ लिपट जाता है, उसे पीछे को खींच लेता है। इसे गिरे का ध्यान भी उसमें जाता है। इसे सोचन भी कर्रास जाती है। गिरे भी हैरानी से कहता क्या? तभी गिरे पे भी अटैक हो जाता है, जिससे गिरे भी कर्रास जाता है। आखिर ये क्या बकवास है? सोचन अपने मन में कहते नहीं मैंने उसे सब कुछ दे दिया है, मेरी एनर्जी और वो भी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और गोमक सेचन को पकड़ लेता है और वो भी काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा होता है। गिरे कहता है ये कमीना इंस्पेक्टर। अपने मन में कहता डेविड मैं तो इसे भूल ही गया था। गोमक कहता तुम मुझे लास्ट तक निराश कर रहे हो सोचन, चलो सब कुछ साफ करके वापस चलते हैं। और जैसन अभी भी बेहोश होता है। गिरे हफ्ते अपने मन में कहता डेविड मैं अपने हाथों को हिला नहीं पा रहा हूँ। गोमक कहता गुड बाय। और गिरे कहता मुझे क्या करना चाहिए? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उस इंस्पेक्टर को जिंदा ही पकड़ना है। और गोमक अटैक करते हुए कहता मैं तुम्हें बिना किसी दिक्कत के अलविदा कहने का कोशिश करूंगा। और वो अटैक धीरे धीरे करके गिरे की तरफ ही बढ़ने लगता है। गिरे अपने वेपन को निकालते हुए कहता क्या बकवास है, और अपने वेपन को पैरों के सारे ऊपर की ओर झटकता है और उसे दांत से पकड़ते हुए उस रूट को काट कर रख देता है। फिर झुकते हुए गोमक के अटैक से भी बच जाता है। फिर वो तलिस्मान को निकालते हुए रूट को जलाना शुरू कर देता है। गोमक का ध्यान उस पर जाता है, वो और भी अटैक करना शुरू कर देता है। इसे गिरे कैसे तलिस्मान को निकालते अपने मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है और वो सभी तलिस्मान को गोमक की तरफ अटैक करता है। इसे उन दोनों का अटैक आपस में टकराते और गोमक का रूट वहीं पे जलने लगते हैं। अगर दोनों रूट को पकड़ते अपने बॉडी से खींच के निकाल
निकाल देता है। ग्रे को काफी ज्यादा दर्द होता है और गोमेक भी हाफते हुए कहता है वो बदमाश। ग्रे उन रोड को नीचे को फेंकता, फिर हाथ के सांस लेते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, चलो इसे खत्म करते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तभी गोमेक दोबारा उसका हाथ को जकड़ लेता है, दूसरा अटैक उसके काफी पास पहुंच जाता है। ग्रे अपने मन में कहता नहीं मेरी बॉडी मेरी बात नहीं मान रही। तभी वहाँ पे गार्डियन गॉड आते उसके अटैक को रोक लेता है और उसके ऊपर होंगयोन बैठी होती है। उसे देखता है गार्डियन भी उसका अटैक को बीच में ही रोक देता है। ग्रे के साथ साथ गोमेक भी उसे देखता ही रह जाता है। और होंगयोन कहती है मिस होंगयोन एक बार फिर से नजर आई। ग्रे काफी हैरानी से कहता तुम कब, इसलिए मुझे इतने खाली खाली से महसूस हो रहा था। होंगयोन कहती चुप रहो इंसान, क्योंकि तुम्हारी फाइट में छत के ऊपर जाके गिरी थी, एनर्जी खत्म हो चुकी बेल को उस जगह को शांत होने के लिए पहले अपनी पावर को वापस लानी पड़ी। मेरे आर्टिफैक्ट से उसकी एनर्जी को वापस लाने में थोड़ा समय लगा। और बेल गार्डियन बीस्ट का नाम है। गोमेक बेल को देखते हुए कहता हालात और भी खराब हो गई है, इसके अलावा वो शख्स है। और उसे देखते हुए कहता बहुत ही बेकार हालात है मिस होंगयोन। इस होंगयोन उसे देखने लगती है और कहती है ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पहचान लिया है गोल्डन क्राउन के साथ ही। गोमेक कहता ये सोचना भी अजीब है कि छोटे से राष्ट्र का उत्तराधिकारी इंसानों का साथ देंगे। मैं हैरान हूँ कि अगर ये बात तुम्हारे फादर को पता चल जाएगी तो वो क्या सोचेंगे। होंगयोन कहती कितनी अफसोसजनक है, हाल ही में मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसका साथ दूं। कम से कम मुझ पे तो हमला करने वाले इंस्पेक्टर जैसे ही थे, क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो कौन हो सकता है। इसे गोमेक खामोश होता है। होंगयोन कहती है ये दोस्त मुझसे बेहतर जानते हैं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बुरा इरादा है या नहीं, इसलिए तुम्हारे बारे में फैसला उसी पे छोड़ने की सोच रही हो। तुम्हें क्या लगता है। गोमेक कहता मैं मना करता हूँ, मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम को निपटाना है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपने रूट के सारे जमीन के अंदर जाना शुरू कर देता है। होंगयोन कहती क्या वो भाग रहा है। ग्रे कहता है उसे पकड़ो, ऊपर ऊपर देखो। और ऊपर देखते तो हम देखते वो सोचन को पकड़ चुका होता है। जल्दी करो उसे पकड़ो, अंदर खींची जा रही है। ग्रे और बेल भी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और बेल जाके सोचन के रूट को काटना शुरू कर देता है, लेकिन वो रूट काफी स्ट्रॉन्ग होता है जिसे वो काट नहीं पा रहा होता। तभी बेल भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। और होंगयोन कहते तुम्हारी एनर्जी पहले खत्म हो चुकी है। और वो काफी घबराती हुई अपने गन को निकालने लगती है, तभी काफी हैरान रह जाती है। तो कहती है मेरे आर्टिफैक्ट की पावर अभी तक वापस नहीं आई है। ग्रे अपने वेपन को निकालता और काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ते उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते ग्रे का अटैक धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जब तक सोचन के पास पहुंचता है सोचन को लेकर वो जा चुका होता है। हम देखते उसका रूट ही थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होता है। होंगयोन काफी ज्यादा हाफ होती है, साथ ही ग्रे भी। और बेल भी बस देखता ही रह जाता है। ग्रे कहता डैम इट, और सोचन को ना बचाने के कारण वो लोग काफी उदास हो जाते हैं। ग्रे कहता डैम इट, ये डैम इट कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अभी हम जेसन को देखते हैं और बेल दोबारा उसके पास आ जाता है। होंगयोन कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अभी कोई कहता क्या गड़बड़ी है। इसे होंगयोन हैरान रह जाती है, कहती ये आवाज, क्योंकि वहाँ पे नाइनटेल फॉक्स आ चुका होता है। इसे ग्रे भी ऊपर देखते हुए कहता तुम। नाइनटेल फॉक्स का ध्यान डायरेक्ट जेसन पे ही जाता है और कहता तुम तो बहुत ही दुखी लग रहे हो। वो सभी उसे देखने लगते हैं। नाइनटेल फॉक्स कहता है अगर अभी की बात है तो मैं बिना ज्यादा पावर लगाए तुम सबको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फिर हम दूसरी तरफ रूट को देखते हैं जहाँ पे वो जमीन से बाहर आता है और वो सोचन को उठा चुका होता है। कहता सोचन हम पहुंच गए, हम इंस्पेक्टर की दुनिया में लौट आए। जैसे नाइनटेल नीचे आता है ग्रे जेसन के आगे आ जाता है और कहता तुम। तभी होंगन आगे आते हुए कहते तुम बदमाश, जब तुम फिर से हमारे पास वापस आ गए हो तो हमसे क्या चाहते हो। ग्रे हैरान से कहता है बोने क्या तुम इस शख्स को जानते हो। होंगन कहते हाँ बेली भी इसे जानता है। ग्रे कहता नहीं मैं तुमसे पूछ रहा था। नाइनटेल कहता तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, कितना जबरदस्त रिश्ता है। तुम इतने फाइट लड़ चुके थे कि तुम्हारा बैरियर फट गया, इसलिए मैं चाहकर भी अनजान नहीं रह सकता था। इंसानी दुनिया में ऐसा हंगामा होने के लिए यहाँ पे आखिर क्या हुआ। वो दोनों उसे ही देख रहे थे। ग्रे कहता तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो फिर अपने रास्ते चलते रहो मिस्टर फॉक्स। फॉक्स कहता तुम्हें अपना जवाब देने का कोई भी अधिकार नहीं है, समझ रहे हो ना। क्या तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं है। तुम लोगों का भी यहाँ पे मार डालना उतना ही आसान है जितना किसी बच्चे के हाथ से मिठाई छीनना। ग्रे चिढ़ जाता कहता तुमने कहा था कि तुम किसी को नहीं मारते। फॉक्स कहता क्या। ग्रे कहता तुमने ही तो कहा था कि तुम इंसानों को नहीं मारोगे। अब जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो क्या तुम अपने शब्दों से मुकरोगे। और हाँ पिछली बार भी तुम पे हमारा उधार बाकी है। फॉक्स कहता लेकिन मुझे याद है कि मैंने पे कर दिया था। ग्रे काफी भड़कते हुए कहता बदमाश क्या तुम्हें लगता है सिर्फ इतना करके तुम हिसाब बराबर कर दोगे। जब हमने उस समय इतनी मेहनत की थी, उसके जख्म से लगातार ब्लड निकलने लगता है। होंगन कहती ज्यादा एक्साइटेड ना हो इंसान वरना मारे जाओगे। फॉक्स कहता इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे वो लेडी दिखाई नहीं दे रही। होंगन कहती वो चली गई, इसे ले जाया गया। फॉक्स कहता दूर ले जाया गया किसके द्वारा। होंगन कहती उसे गोल्डन क्राउन के साथ इंस्पेक्टर गोमेक ने किडनैप कर लिया, अगर हमने उसे जल्दी नहीं बचाया तो वो खतरे में पड़ जाएगी। फॉक्स कहता इंस्पेक्टर गोमेक, और कुछ सोचते हुए कहता ये तो अच्छा नहीं है। इससे ग्रे हैरान कहता क्या। और फॉक्स कहता अगर मैंने उस लेडी को जो रिंग दी थी अगर वो किसी और इंस्पेक्टर के हाथ लग गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ग्रे हैरान कहता रिंग क्या तुमने उसे रिंग क्यों दी, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हें पसंद है। अरे तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो बदमाश, जब मैंने उसे देखा तो वो लेडी। तभी फॉक्स कहता मैंने उसे माफी के तौर पे दिया था बेवकूफ, तुमने कहा कि तुम उस लेडी को बचा रहे थे है ना। अच्छा तो मैं भी मदद करूंगा लेकिन मेरी शर्त है कि हमें वो रिंग मिलनी चाहिए, इस बारे में क्या ख्याल है। ग्रे कहता तुम किस काम में
में मदद कर सकती हो। फॉक्स कहता है कौन जानता है, सबसे पहले क्या मैं उस शख्स को जगा सकता हूँ। इसे ग्रे कहता है पिछली बार की तरह वो बेहोश नहीं हुआ है, वो शख्स इस समय मौत के करार पर है। फॉक्स कहता है भले तुम पहले मर चुके हो, और उसे आगे बढ़ जाता है जिससे वो भी पलट के देखता है। और फॉक्स जैसन के पास जाते अपने हाथों के आगे घूर करता है, उसके हाथों से एनर्जी निकलने लगता है और कहता है ये ना तो किसी इंसान की एनर्जी ना ही किसी स्पेक्टर की, क्या सच में ये वही इंसान है जिसे मैं पहले मिला था? एक दिन में आखिर क्या हुआ? तभी ग्रे आज जो सभी को याद करने लगता है और कहता बहुत ही कुछ हुआ, इसलिए मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। फॉक्स कहता क्या ये इतना बुरा है? मैंने इतने लंबे समय में इतनी मिक्स एनर्जी नहीं देखी, क्योंकि एनर्जी आपस में मिली हुई नहीं है इसलिए वो अस्थिर है। तो अगर मैं सिर्फ एनर्जी को घुमाऊं तो सब ठीक हो जाना चाहिए। होंगर उस बीट को देखते हुए कहती है ये, और फॉक्स बीट की एनर्जी को जेसन की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिससे जेसन की बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन नाइट एंड फॉक्स इससे मुश्किल में लग रहा होता है और जेसन अभी भी बीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी फॉक्स बीट की एनर्जी को रोक देता है। इससे ग्रे कहता क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? फॉक्स कहता है फिलहाल मैंने उसके एनर्जी को सर्कुलेट किया है, हालांकि मुझे नहीं पता किसमें कितना समय लगेगा, वो शायद कुछ दिन बाद जाग जाएगा। होंगन कहती क्या तुम सहयोग से ग्रे कभी चोट को ठीक कर सकते हो? फॉक्स कहता नहीं, वो इंसान थोड़ा। ग्रे कहता मुझे भी इसकी मदद नहीं चाहिए। तभी फॉक्स को उसका स्पेक्टर आइज याद आ जाता है, कहता ठीक है। फिर अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पिछली बार मुझे इसमें कुछ दिलचस्प दिखाया गया था। ग्रे किसी को समझ में नहीं आता और फॉक्स कहता है मुझे तुमसे एक बहुत ही जानी पहचानी इविल एनर्जी का महसूस हुआ, क्या तुम मुझे समझा सकते हो वो क्या है? ग्रे कहता दूसरे के मामलों में दखल देने के बजाय खुद को मुसीबत में न डाले। फॉक्स कहता ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था, ठीक है मैं खुद ही इसका जांच कर सकता हूँ। बीट को निकालते हुए कहता है एग्जाम्पल के लिए हम दोनों अभी भी फाइट कर सकते हैं। ग्रे कहता तुम बदमाश, इसका मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम वैसे ही बिहेव करोगे। तभी कोई कहता ओपा, इससे ग्रे हैरान कहता ये आवाज। वहाँ पे एक लेडी आती है अपने फोन से फोटो खींचते हुए कहती है क्योंकि तुम मेरे सिग्नल को लगातार अनदेखा कर रहे थे, मुझे लगा कुछ हो गया है और मुझे तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, एक अद्भुत नजारा। ग्रे उस लेडी को देखते हुए कहता ईशा, और ईशा कहती है वाह क्या ये किसी स्पेक्टर ने किया, मरम्मत का खर्चा कितना आएगा? ग्रे कहता तुम यहाँ पे क्यों हो? ईशा कहते रुको पहले मैं कुछ फोटो ले लूं ताकि मैं इसे हेडक्वार्टर भेज सकूं। उसका ध्यान जैसन और होंगे उन पे जाते हुए कहता ये क्या है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ओपा के दोस्त हो। ग्रे कहता तुम आखिर मुझे समझते क्या हो? ईशा कहते तो क्या ये लोग? तभी उसका ध्यान फॉक्स पे जाता, फॉक्स भी हैरानी से उसे देखता है। ईशा फॉक्स को देखती है फिर ग्रे को देखती है और कहती वाह ओपा वो हैंडसम शख्स कौन है? ग्रे चिढ़ते हुए कहता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं घायल हूँ, और होंगे इससे काफी हैरान हो जाती है। ऐसा कहते बिल्कुल भी नहीं, क्या वो तुम्हारे दोस्त है? ग्रे कहता तुम्हें क्या लगता है ये हो सकता है? तुमने अभी कहा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है। और वो फॉक्स से चारों ओर घूमते हुए कहती ओपा आप बहुत ही हैंडसम है, क्या आप सहयोग से कोई सेलिब्रिटी है? माय गॉड आपकी लंबाई, आप तो ओपा से भी लंबे दिखते हो। होंगन कहती वो पागल शख्स कौन है? ग्रे शर्मिंदा होते हुए कहता मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता। और ईशा कहती ओपा क्या मैं आपकी कुछ पिक्चर ले सकती हूँ? मैं अपने दोस्तों के सामने तारीफ बतेरना चाहता हूँ। ठीक है इधर देखो। ग्रे कहता ईशा ये क्या, तुम रुको। तभी वो फॉक्स का फोटो को क्लिक कर लेती है, इसे फॉक्स बन जाता है, वो भी काफी हैरान रह जाता है और ये ईशा की टेक्निक होता है। ग्रे कहता ईशा रुको। फॉक्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ईशा कहती है ये अजीब बात है कि यहाँ सिर्फ तुम ही हो जिसे कोई चोट नहीं आई, क्या तुमने ओपा ग्रे का ऐसा बनाया, खुद समझाओ। फॉक्स इसे चिढ़ते हुए कहता ये काफी मुश्किल बाइंडिंग स्पेल है, मैं इसे ले सकता हूँ, इसका मतलब है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। इसे उसे देखने लगती फिर सीरियस हो जाती है। कहती जैसा कि उम्मीद था तुम एक इंस्पेक्टर हो, आ जाओ मेरे सामने तुम इंस्पेक्टर। ग्रे कहता ईशा रुको। होंगन भी घबरा जाती है, कहते मुझे नहीं पता कि उन बच्ची को कैसे रोका जाए। इससे बेली भी हाँ भी भरता है। तभी जैसन उठ के बैठ जाता है, जिससे होंगन कहती है तुम सभी एक पल के लिए रुको, जिससे वो सभी रुक जाते अपने पीछे को और देखते और होंगन कहती वो जाग गया है। जैसन फॉक्स को देखता, फॉक्स भी जैसन को देखता है।